पुराने वक्तों की बात है। पंजाब के एक गांव में एक लड़की रहती थी। चंदे आफ्ताब चंदे महताब, हसीन तो थी ही, सोने पर सुहागा ये कि वो बहुत नेक भी थी और बोली बाली भी थी। हंसती तो गालों में गड़े पड़ते। वो थी और उसकी माँ दोनों एक हवेली में रहती थीं। उसके 4 भाई भी थे। चारों भाई शादीशुदा बाल बच्चेदार थे, यानी साहिबे औलाद थे। चारों अपनी बीवियों के साथ अलग अलग हवेली में रहते थे। ये जमींदारों का घराना था। कोठियां दानों से बड़ी थीं, दौलत की रेल पेल थी। सबसे बड़े भाई की बीवी आफत का परकाला थी। बहुत झगड़ालू, हर वक्त गुस्सा नाक पर होता था और गुस्सीली होने के साथ साथ वो बहुत जालिम भी थी। लेकिन बाकी भाइयों की बीवियां बहुत अच्छी थीं। एक रोज का जिक्र है कि उस लड़की के मामू की शादी थी। बारात जा रही थी। पांजी ने देखा तो इत्तेफाक से सर पर ओढ़ने के लिए कोई धुली हुई चादर पास नहीं थी। दीवार से दीवार जुड़ी थी। कूद कर अपनी भाभी के पास आई और उससे ओढ़नी मांगी। बड़ी हैरानी की बात है, तवक्को के खिलाफ भाभी ने अपना सालू नंद के हवाले कर दिया। सालू एक सुर्ख रंग के कपड़े को कहते हैं। जो ओढ़नी जो दुल्हन ओढ़ती है औरतें बंद के तौर पर इस्तेमाल करती है, मसलन शाल वगैरह, हम उसे आसानी के लिए शाल ही कहते हैं। बड़ी भाभी की शाल ओढ़े हम जोलियों के साथ हंसती खिलखिलाती मामू की बारात में शामिल हो गई। बारात दुल्हन के यहाँ पहुंची। जमींदारों की बारात थी। खूब बाजा गाजा धूम धड़का हुआ। निकाह के बाद बारातियों को खाना खिलाया गया। जर्दा, बिरयानी, कोरमा पुलाव, मतंजन, मुजफ्फर, फिरनी, सभी कुछ मौजूद था। अचानक करना खुदा का क्या हुआ, खाना खाने के दौरान शोरबे से भरा हुआ डोंगा किसी के हाथ से लड़की पर उलट गया और शाल पर ये शोरबे का बड़ा सा दाग लग गया। लड़की की तो जान ही निकल गई। बेचारी भाभी के खौफ से थर थर कांपने लगी। शाल पर ये दाग पड़ा, भाभी नहीं छोड़ेगी। वो तो आंसुओं से मुंह धोने लगी। उसकी सहेलियों ने तसल्ली दी। पानी से शाल को धोया मगर दबा ना गया। सुर्ख रंग पे दाग कुछ ज्यादा ही नुमाया था। लड़की बारात के साथ वापस घर आई। उस शाल को तय किया और शाम के झटपटे में भाभी को देकर आई। भाभी ने भी उसी तरह पकड़ा और ट्रंक में रख दिया। कुछ दिन बाद की बात है। बड़ी बामस के दिल में मैके जाने की समाई। नहाई धोई, लंबे लंबे काले बाल जो कोलों से नीचे तक आते थे, धूप में सुखाए, कपड़े बदले, सर पर ओढ़ने के लिए ट्रंक से सालू निकाला, तय खोली। अरे ये क्या! बड़ी भाभी का दिल धक से रह गया। सालू पर ये बड़ा सा दाग लगा हुआ था। फौरन मामले की तह तक पहुंच गई। अटवाटी खटवाटी लेकर पड़ रही। शाम को मियाँ घर आया। बीवी से रूठने की वजह पूछी तो बोली, तेरी बहन ने मेरी शाल पर दाग लगा दिया है। जा उसका कत्ल कर, उसका खून लेकर मेरे पास आ। मैं उसके लहू से अपना सालू रंगूंगी, तभी दाग जाएगा और तेरी बहन के सुर्ख खून से मेरे सालू का सुर्ख रंग फिर से बहाल हो जाएगा। 4 लोगों की जिद बड़ी मशहूर है। राजहट, बालखट, तिरिया हट, जोगी हट। जैसे तैसे कुछ रात गुजरी। अभी सुबह काजिब थी कि बड़े भाई ने आकर बहन को जगाया। कोई बहाना करके उसे गांव से बाहर लेकर आया। नहर किनारे जारियां अंधेरा, हु का आलम, नाम लेवा ना पानी देवा। एक जगह पहुंचकर भाई ने आओ देखा ना ताओ, जट से बहन को जमीन पर गिराया। जालिम भाई छाती पर चढ़ बैठा। नेफे में उरासा हुआ तो दाढ़ी चुरा निकाला और बहन के गले पर रख दिया। बेचारी वीरा वीरा ए भाई पुकारती रही, मगर संग दिल को रहम न आया। आन की आन में बहन को जिबा कर दिया। शारक कटी, सुर्ख सुर्ख गरम लहू का फवारा छूटा। जल्लाद अपने साथ बर्तन भी लेकर आया था। बहन के खून से उसे भरा। नहर किनारे गरा खोद कर खून आलूद लाश को दफन कर दिया। अभी दिन नहीं निकला था
कि घर लौट आया। बीवी के चरणों में बहन के लहू से भरा हुआ बर्तन रख दिया। जालिम औरत खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर उस डायन ने लाल लाल होंठ से अपना सालू रंगा, अपनी शाल को रंग लिया। माँ ने बेटे से पूछा कि तेरी बहन कहाँ है? तो उस जन मुरीद ने बहाना किया और रो रो कर कहने लगा कि उसे तो नहर किनारे बेड़िया उठाकर ले गया। मगर बूढ़ी माँ की तसल्ली न हुई, अश्कों के हार परोती रोती रही। करना खुदा का क्या हुआ कि चंद दिन बाद लड़की की कब्र पर आम का पौधा उगाया। देखते ही देखते पौधा बड़ा होता गया और कुछ ही महीनों में छतनार दरख्त बन गया। डालियों से बड़े बड़े आम लटकने लगे। एक सुबह एक धोबी अपनी बीवी, बेटे और बेटी के साथ नहर पर कपड़े धोने के लिए आया। उसने मैले कुचैले कपड़ों से लदा पदा गधा फलाही के एक पैर से बांधा। मियाँ बीवी ने गधे से कपड़े उतारे और फिर उन्हें धोने के लिए नहर के एक कोने पर आ गए। धोबी और धोबन एक बड़े से चौड़े चकले काले पत्थर पर कपड़ों को मार मार कर धोने लगे। साथ साथ आवाज भी आ रही थी, छुआ छू छुआ छू। थोड़ी देर के बाद धूप चढ़ी। जेठ हाड़ के दिन थे। देखते ही देखते जमीन तपने लगी। धोबी का बेटा और बेटी पसीने में शराबूर हो गए। जरा से फासले पर आम का घना पेड़ नजर आ रहा था। धोबी और धोबन ने बच्चों को उसकी छांव में भेज दिया। बहन भाई आम के नीचे पहुंचे। सर उठाकर देखा तो शाहों से बड़े बड़े मोटे मोटे आम लटकते दिखाई दिए। आम टपका पड़ा था। फल के बोझ से शाहें झुकी हुई थीं। इतने लजीज आम देखकर बच्चों के मुंह में पानी भर आया। बाई ने बेइख्तियार एक पत्थर यानी रोड़ा उठाकर उसे मारकर आम तोड़ना चाहा तो अचानक दरख्त से आवाज आई, अंब ना तोड़ धोबी दिया बेटिया, वड्डे बड़ा खून कीता और बाबो सालो रंगिया। मतलब यह है कि ए धोबी के बेटे आम ना तोड़। बड़े भाई ने मेरा खून किया और बावज ने मेरे खून से शाल रंगी। वो छोटे बहन भाई ये सुनकर थर थर कांपने लगे। भूत भूत पुकारते हुए वापिस भाग गए। धोबी और धोबन ने पलट कर देखा, उनके दोनों बच्चे दौड़े चले आ रहे थे। आते ही माँ बाप से लिपट गए। धोबी और धोबन ने बहुत पूछा कि क्या हुआ, ये तो बताओ। मगर दोनों बच्चे के भूत भूत की रट लगाए चले जा रहे थे। माँ बाप ने बच्चों के मुंह चूमे और तसल्ली दी। आखिर कुछ देर बाद वो अपने हवास में वापिस आए तो बेटे ने सारी विपदा क्या सुनाई। माँ बाप को ये सुनकर यकीन न आया। उन्होंने कपड़े नहर के किनारे छोड़े, बच्चों की उंगली पकड़ी और उनकी हिम्मत बंधाते हुए आम के पेड़ की तरफ चल पड़े। दरख्त के तले पहुंचकर माँ ने बेटी से आम तोड़ने के लिए कहा। पहले तो वो बहुत डरी। आखिर माँ बाप के हौसला बढ़ाने पर उसने धीरे धीरे कांपते हुए हाथों से आम से लदी एक शाख पर रोड़ा मारा। उसी लम्हे दरख्त से आवाज आई, अंब ना तोड़ धोबी दिया बेटिया, वड्डे बड़ा खून कीता ते बाबो सालो रंगिया। मतलब ये कि ए धोबी की बेटी आम ना तोड़। बड़े भाई ने खून किया और बावज ने खून से अपनी शाल रंगी। धोबी और धोबी का खानदान दहशत ज़दा होकर भागने का इरादा कर ही रहा था कि आम के पेड़ से फिर आवाज आई, ए धोबी मुझसे मत डर, मैं कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि दुखियारी लड़की हूँ जिसे उसके भाई ने बेरहमी से कत्ल कर डाला, सिर्फ इसलिए कि नंद के हाथों भाभी के सालू पर दाग लग गया था। मैं तो वो दुखियारी लड़की हूँ जिसके खून से बावज ने अपनी शाल रंगी। ए धोबी मेरी बात गौर से सुन, तेरे सब दुख दर्द दूर होने की घड़ी आन पहुंची है। तेरे सब दुख दूर हो जाएंगे। जल्दी से मेरा एक टहना काट ले, उसे घर ले जा और उसकी लकड़ी से एक सांगी बनवा। सांगी एक मौसीकी का साज होता है। और फिर लड़की कहने लगी कि मेरे गांव जाकर मेरी माँ और भाइयों के दरवाजे पर सांगी बजाना, सदा लगाना। वो जमींदार हैं, वो तुझे इतना कुछ दान करेंगे कि तेरी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी।
मगर दौलत खत्म ना होगी। धोबी ने डरते डरते कांपते हाथों से कुल्हाड़ी मारी, आम के पेड़ का एक टहना काटा। फिर धोबी का खानदान हांपता कांपता घर पहुंचा। चंद रोज तो हैरत ही में गुजर गए। आखिर एक दिन धोबी को होश आया। उसने आम के टहने से सांगी बनवाई। धोबी ने फकीर का रूप धारा और दरख्त के बताए हुए गांव में जा पहुंचा। कच्चे मकानों और घास फूस के झोंपड़ों के बीच ठाकरों की हवेलियां साफ नजर आ रही थीं। धोबी ने एक हवेली के दरवाजे पर खड़े होकर सदा लगाई। जो ही सांगी बजाई तो उससे हिलाफे तवक्को ये आवाज आई, वज वज सांगिए अपने वीरे दे दरबार, पा नी बाबो पुछिया तेरी नंद खड़ी दरबार। मतलब ये कि ए सांगी बजती रह अपने भाई के आस्ताने पर। ए भाभी हैरात दे, तेरी नंद तेरे आस्ताने पर खड़ी है। सबसे छोटी बावज ने सुना तो आंखें बढ़ाई, पर हाथ में अशरफियां रख कर लाई। धोबी दुआएं देता हुआ आगे बढ़ गया। ऐसा ही दूसरी और तीसरी भाभी के दरवाजे पर हुआ। सांगी से वही आवाज निकली। भाभियां रोईं, हैरात में उसी तरह अशरफियां मिली। अब सबसे बड़े भाई की हवेली आई। जब धोबी ने सदा लगाकर सांगी बजाई तो इस बार सांगी से ये आवाज निकली, वज वज सांगिए अपने वैरी दे दरबार, पा नी पाबो ततिए पुछिया तेरी नंद खड़ी दरबार। ए सांगी ए साज बजती रह अपने दुश्मन के आस्ताने पर। ए तेज मिजाज बाबी हैरात दे, तेरी नंद तेरे आस्ताने पर खड़ी है। बड़ी बावज ने यह सुना तो ठटकी। जालम एक परात में रोड़े कंकर और चूल्हे से राख लेकर आई, धोबी की झोली में डाली और जल्दी जल्दी उसे चलता किया। अब लड़की माँ की हवेली आई। धोबी ने हस्बे साबिक सदा लगाई। जो ही सांगी बजाई तो उसमें से ये आवाज आई, वज वज सांगिए अपने बाबुल दे दरबार, पा नी माता पुछिया तेरी दी खड़ी दरबार। ए सांगी बजती रह अपने बाप के आस्ताने पर। ए माँ हैरात दे, तेरी बेटी तेरे आस्ताने पर खड़ी है। लड़की की माँ ने यह सुना तो खुशी से दीवानी हो गई। आंखें खुशी के आंसुओं से भीग गईं। बागी बागी दरवाजे पर आई। क्या देखती है कि एक फकीर की सांगी है जिससे ये आवाज निकल रही है। घर से तमाम टूम गहना और अशरफियां उठाकर ले आई और धोबी को देखकर उससे सांगी खरीद ली। लड़की की माँ ने सांगी घर के सबसे पिछले कमरे में रख दी। उस कमरे की तरफ कोई भी नहीं जाता था। ये आमतौर पर खाली ही रहता था। अगले रोज माँ किसी काम से बाहर गई। शाम को जब वापस आई तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या देखती है कि घर की हर चीज बहुत सलीके से रखी हुई है। घर के सब फर्शों पर किसी ने झाड़ू दिया है। बर्तन बांडे पर छतियों पर निहायत तरतीब से सजे हुए हैं। माँ ने लाख जहन लड़ाया मगर कुछ समझ में न आया। आखिर थक हार कर सो गई। अगले दिन फिर किसी काम से बाहर जाना हुआ। सुबह की गई शाम को आई। आज और ही गुल खिला हुआ था। सफाई सुथराई झाड़ू पोंछ के साथ साथ माँ के तमाम नए पुराने कपड़े, बिस्तरों की चादरें, तकियों के गिलाफ, खिड़कियों के पर्दे किसी ने धोकर सहन के बीचों बीच बंधी हुई लोहे की तार पर धूप में सूखने के लिए फैलाए हुए थे। ये ड्रामा कई दिनों तक होता रहा। आखिर एक दिन बात माँ के पल्ले पड़ी। बात समझ में आ गई। यकायक सांगी का ख्याल आया। बागी बागी पिछले कमरे में गई तो क्या देखती है कि कमरा चांद की चांदनी में नहाया हुआ है। चंबेली की खुशबू फैली हुई है और उसकी प्यारी बेटी फूलदार चादर से ढकी चारपाई पर बैठी, सर पर आंचल लिए, सफेद कपड़ों में मलबूस कुरान पाक की तिलावत कर रही है। शिद्दत जज्बात से बेकाबू होकर माँ आगे बढ़ी और बेटी से लिपट गई। बेटी को यूं लगा जैसे जलती बलती धूप में सफर के बाद बोहड़ यानी बड़ या बरगद के घने साए में आ गई हो। क्यों मिसल मशहूर है, मावां ठंडियां छावां ते मौज बड़ावां दी, यानी माएँ ठंडी छाओं की तरह हैं।
اور भाइयों के दम से खुशियां और मजे हैं। हाँ, ये दूसरी बात उस लड़की के हक में सही साबित नहीं हुई थी।